हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है और जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो पेपर है ये 2014 वाला है और ये फरवरी 2014 वाला पेपर है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल कर रही हूँ। संभावित प्रश्न है, यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जल्द ही आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी वाली क्लास शुरू होने वाली है, तो उसमें मैं नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी और फ्री में नोट्स प्रोवाइड भी करवाऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। कथन दिए गए हैं, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आपको हाथियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और फिर से भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखने हैं हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इतने तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो सत्य कथन है वह कौन कौन से हैं। तो अभी आपको बताया है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ में, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा लिखा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो अभी आपको बताया ही था कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये तो हो गया गलत। तीसरे में लिखा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये सही है। और चौथे में लिखा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि आपके जो विकल्प हैं उनमें से देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें उत्तर होगा। तो तीसरा विकल्प सही है, पहला, तीसरा और चौथा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला लिखा है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। और तीसरा लिखा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। तो मधुबनी जो चित्रकला है इसका संबंध बिहार राज्य से है और इसका नाम बिहार के एक जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया। और इसमें क्या है कि परंपरागत रूप से घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। और ये जो चित्रकारी है इसे करने के लिए पंख, टहनियाँ, कलम या निब और उंगलियों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं रंग, फूल पत्तियों से, उनका प्रयोग किया जाता है और चावल के पीसे हुए घोल से ये चित्रकारी बनाई जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब इसमें जो सत्य कथन है वह कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला लिखा है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों आदि के रंग का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। इन चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं,
सी में लिखा है यह चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। और डी में लिखा है कि मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है, जो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध जिला है, राजस्थान का नहीं है। तो ए बी सी इसमें सही है, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। पहला है शक्करखोरा, दूसरा है कलचिड़ी, तीसरा है कौआ और चौथा है फाख्ता। तो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौआ, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और पक्षी लिखे हुए हैं विकल्प में, इनके घोंसलों के बारे में भी जान लीजिए। जो शक्करखोरा है, ये जो घोंसला बनाता है छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ बनाता है शक्करखोरा, तो ये आपको याद रखना है। और जो इंडियन रॉबिन यानी कि कलचड़ी है, ये अपना घोंसला मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर पेड़ की निचली शाखाओं पर या कभी कभी ये शीर्ष पर बनाती है। वैसे ये घोंसला जो है कलचड़ी है, ये जो घोंसला बनाती है वो निचली शाखाओं पर बनाती है। कभी कभी देखा गया है कि पेड़ की किसी ऊंची शाखा पर इसका घोंसला हो, लेकिन प्रायः ये घोंसला जो बनाती है निचली शाखाओं पर ही बनाती है। और जो फाख्ता है, ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा और इसमें तीसरा विकल्प ये सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। तो कोयल जो है वो अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी देखभाल करता रहता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो ये जो पेपर है ये 2014 वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो तब जो ये पोचमपल्ली गांव है ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विभाजित कर दिया गया और तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में सामने आया। तो ये जो पोचमपल्ली गांव है ये अब तेलंगाना का भाग है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जगह विकल्प क्या होना चाहिए? तेलंगाना। अगर ये प्रश्न अब पूछा जाएगा तो विकल्प होगा तेलंगाना। क्योंकि ये पेपर 2014 वाला है, तब इसमें तीसरा विकल्प सही था, आंध्र प्रदेश सही था। लेकिन अब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको विकल्प में आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा। और यदि आंध्र प्रदेश मिलेगा भी तब भी आपको तेलंगाना ही टिक करना है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले ये पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब तेलंगाना का भाग है। और पोचमपल्ली की जो साड़ियां हैं विशेष प्रकार की रेशमी और सूती साड़ियां हैं। इस साड़ी का नाम तेलंगाना में पोचमपल्ली के नाम पर रखा गया है। यहाँ ज्यादातर लोग इन साड़ियों की बुनाई में शामिल हैं। इन साड़ियों को उनकी चमक और चमकदार रंगों के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। क्या कथन दिए गए हैं? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। और चौथा है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए।
इसके अलावा और क्या याद रखना है कि इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं। जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी कि इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग इस तने में पतला पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। अब इसमें जो सत्य कथन है आपको पता चल गए होंगे कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, जो गलत लिखा हुआ है। इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती। सी में लिखा है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। ये भी सही है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पीते हैं। तो ACD इसमें सही है, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है यह रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरा है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा लिखा है अबू धाबी की मुद्रा दिनार, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ की मुद्रा दिनार नहीं है बल्कि दिरहम है। तो डी गलत हो गया। ABC इसमें सही है, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। पहला है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा काला और सफेद, और चौथा है लाल और संतरी। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे काली और सफेद होते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। ये रहा चित्र 1। चित्र 2 व 3 में दो जानवर X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो घड़ी जो है वह 24 घंटे दर्शा रही है। और यहाँ पर जो खाने बने हुए हैं, कितने खाने हैं? कुल खाने हैं 12। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक जो खाना है वह 2 घंटे का समय दर्शा रहा है। अब चित्र X में जो छायांकित भाग है 2 खाने हैं, यानी कि जो जानवर X है वह 4 घंटे सोता है। यहाँ लिख लेते हैं, ये सोता है 4 घंटे, क्योंकि 2 खाने हैं इसके छायांकित और एक खाना 2 घंटे दर्शाता है। 2 खाने 4 घंटे दर्शाएंगे, ये 4 घंटे सोता है। और जानवर बाई कितना सोता है? इसके जो छायांकित भाग हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक खाना 2 घंटे दर्शाता है, 9 दूनी 18, यानी कि जो जानवर बाई है वह 18 घंटे सोता है। चलिए विकल्प देख लेते हैं कौन से सही है। पहले में लिखा है X 20 घंटे सोता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। X 18 घंटे, ये भी गलत है। X 4 घंटे सोता है जबकि बाई 18 घंटे सोता है, ये सही है। जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मृत सागर क्या है? पहला विकल्प है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। तीसरा विकल्प लिखा हुआ है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो जो मृत सागर है ये सबसे ज्यादा नमकीन है, ये आपको याद रखना है। और इसमें नमक की अधिक मात्रा होने के कारण इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। मृत सागर में आप आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि घनत्व तो अधिक होने के कारण आप इसमें डूबेंगे नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो सत्य कथन है, इसमें पूछा गया है कि मृत सागर क्या है, तो ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। और चौथा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, भोजन का पाठ उन्हें पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षिका जो है भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। जैसे कि बिहार में जो प्रसिद्ध व्यंजन है वह क्या है? लिट्टी चोखा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। इसके अलावा अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में ढोकला खाया जाता है, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के भोजन खाए जाते हैं। तो इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी होगा? पहला है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। दूसरा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और चौथा है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो इस प्रश्न में आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। जो समूह परियोजनाएं होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला लिखा है हस्तशिल्प क्रियाओं का मूल्यांकन। दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो इसमें जो सही होंगे कौन कौन से होंगे? हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन इसमें नहीं आएगा, परियोजना कार्य मूल्यांकन ये भी नहीं आएगा, मौखिक परीक्षा ये इसमें शामिल है। तो पहला और चौथा यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इनके बारे में जान लीजिए। जो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप हैं इनके द्वारा शिक्षार्थियों को अवलोकन, चित्रकारी, चित्रण, रूपरेखा और निर्माण के माध्यम से काम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। और मौखिक परीक्षण के माध्यम से छात्रों को शिक्षक के सवालों के सीधे जवाब देने या तैयार किए गए कथनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए कि मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, चर्चा, प्रश्नोत्तरी और नाटक का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें पहला और चौथा आएगा, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः पर केंद्रित
मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा है मास्टरी लर्निंग, तीसरा है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, और चौथा है समय का सदुपयोग। तो ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, यानी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गृह कार्य शिक्षकों द्वारा बच्चों को सौंपे गए कार्यों का एक समूह है जो कक्षा के बाहर पूरा किया जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं, सभी बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक पूछा गया है। पहला है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, दूसरा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, तीसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, और चौथा है अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो ईवीएस में सीखने में कौशल, रुचि और सफलता में सुधार के लिए क्षेत्र भ्रमण एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसीलिए ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाई जाती है। अब जो शिक्षिका हैं, इन्होंने विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है, और जो निर्देश अप्रासंगिक है वह बताना है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। अब इसमें जो सही है पहले देख लेते हैं। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये बिल्कुल सही है। बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी सही है। अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना, ये भी सही है। लेकिन अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, ये गलत है, क्योंकि बस्ते का वहां कोई काम नहीं है। क्षेत्र भ्रमण पर गए हैं बच्चे, विज्ञान केंद्र देख रहे हैं, तो वहां उनके बैग का कोई भी काम नहीं है। तो ये अप्रासंगिक है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अप्रासंगिक पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, दूसरा है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, तीसरा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और चौथा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आप देखेंगे, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, ये तो गलत है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर एकाग्रता, व्याख्या पर बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये गलत है। और पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल, ये भी गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। पहला है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, दूसरा है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तीसरा है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और चौथा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। तो प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस पाठ्य पुस्तकें हैं, इनमें कविताएं और कहानियां सम्मिलित की गई हैं। क्यों की गई हैं? ताकि मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाई जा सके, यानी कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करने के लिए तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने से छात्रों में साहित्यिक कौशल भी विकसित होगा, विषय सीखने में मजा और आनंद मिलेगा। बच्चे बहुत ध्यान से कहानियां सुनते हैं, कविताएं भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, और उन्हें बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो इसीलिए कविताओं और कहानियों को शामिल किया गया है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पहला है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, दूसरा है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, तीसरा है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, और चौथा है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना।
तो इसमें जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तुतियां समूह में विचारों और सूचनाओं को संप्रेषित करने का एक तरीका है। यह तकनीक ऐसी स्थिति में काफी प्रभावी है जहां अपेक्षाकृत कम समय में बहुत सारी जानकारी पारित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चे अपने अनुभव बताएंगे, अपने विचार प्रदर्शित करेंगे। चौथा विकल्प इसमें सही है कि यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गया कथन लिखा है। क्या लिखा है? यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और चौथा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। अब क्या कहा गया है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। बच्चे सोचेंगे कि यदि ऐसा हो गया कि 1 सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल नहीं है तो क्या होगा। तो जो वास्तविक जीवन की चिंताएं हैं इन्हें समझने के लिए कल्पना और सोच विचार करेंगे बच्चे। तो इस कुशलता को बढ़ावा देना इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चे सोचेंगे कि बिना डीजल और पेट्रोल के कैसे गाड़ियां चलेंगी, कैसे परिवहन के जो साधन हैं ये कैसे चलेंगे। तो ये कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देगा, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक सबसे अच्छा उपयोग है, इस किसके लिए किया जा सकता है ये पूछा गया है। तो प्रश्न कौशल परिस्थितियों, वस्तुओं, अवधारणाओं और विचारों के बारे में प्रश्नों को तैयार करने और जवाब देने की क्षमता को संदर्भित करता है। और ईवीएस शिक्षण में कक्षा की पूछताछ तकनीक का उपयोग सीखने वालों में उत्सुकता जगाने के लिए यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और चौथा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में जान लीजिए कि इसका जो उद्देश्य है बच्चों में उस माहौल के समग्र या एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करना जहां वह रहता है। यह बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने, समझने, सराहना करने और उन्हें महत्व देने के बारे में सिखाता है। यह हमारे पर्यावरणीय मुद्दों की समझ के लिए बहुविषयक परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में बच्चों की मदद करता है। और बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभवों को जोड़ना। तो यही तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना।
तीसरा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना और चौथा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। अब प्रश्न में कहा गया है कि वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, तो वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना ये सही है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना ये भी सही है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना ये भी सही है। लेकिन बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना ये वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, पहला विकल्प है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना और चौथा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। अब रोल प्ले क्या होता है? इसे भूमिका निर्वहन गतिविधि कहा जाता है। इस गतिविधि में छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में किया जाता है और इसमें जो छात्र हैं वह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह तीसरा विकल्प हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला विकल्प है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, दूसरा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना और चौथा है विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। तो प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? पहला विकल्प है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, दूसरा है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, तीसरा है संबंधित मामलों पर क्विज यानी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन और चौथा है विद्यार्थियों ने से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यानी कि अगर शुद्ध रूप में समझें कि छात्रों को समूह परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कहना। जो समूह परियोजनाएं होती हैं, बच्चे समूह में कार्य करेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसमें चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम किसी पास के होटल में जाकर लिंग हूं फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो लिंग हू फैन सांप का एक व्यंजन होता है जो हांगकांग में खाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो अलग अलग राज्यों में खाए जाते हैं अभी मैंने आपको बताया ही था, एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है,
बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, गुजरात में ढोकला चटनी नींबू वाले चावल खाए जाते हैं और राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। इसके अलावा जो ये विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। असम में चावल, बांस की गोली, पाई के पीला खाना लोग पसंद करते हैं और यहाँ पर चावल का एक प्रकार है जिसे बोरा चावल कहते हैं। ये जो चावल होते हैं ये पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं, तो बोरा चावल से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है कि गोवा के जो लोग हैं ये नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं और केरल में लोग खाने के साथ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, उबला हुआ टैपियोका केरल के लोग खाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। और आप परेशान बिल्कुल भी ना हो क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी की जब क्लास शुरू करूंगी आप लोगों को डिटेल में सब कुछ पढ़ा दूंगी। आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, मैंने पूरा पहले भी पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ाऊंगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या लिखा है? ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है। इसे 1821 में लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया था। ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण हैं, ये आपको याद रखना है। और यह जो लिपि है यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प इसमें सही हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, गलत है क्योंकि यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। तीसरा भी इसमें सही है और चौथा भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा लिखा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। और चौथा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब आपको सत्य कथन बताने हैं। तो जो जानवर बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान होते हैं, यानी कान दिखाई देते हैं, और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, इन सभी के कान भी बाहरी होते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। तो ये बच्चों को जन्म देते हैं, पहला इसमें सही है। और जिनके बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि मगरमच्छ है, सांप है, इसके अलावा छिपकली है। ये भी अंडे देते हैं, ना तो इनके बाहरी कान होते हैं और ना ही शरीर पर बाल होते हैं। तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो विकल्प सही है वह है केवल ए और बी। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय अगला प्रश्न दिया गया है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो मधुमक्खियों से संबंधित आपको कुछ तथ्य हैं जो याद रखने हैं कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा जो समय है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, क्योंकि ये जो समय होता है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है।
तो पहला तो इसमें गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है जनवरी से मार्च। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाया जाता है, चाशनी कहते हैं जिसे, और इसके लिए चीनी की आवश्यकता होती है, तो चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। इसके अलावा मधुमक्खियों की छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये सबसे ज्यादा काम करती हैं। बच्चे पालने का काम, छत्ता बनाने का काम, शहद बनाने का काम, फूलों से रस एकत्र करने का काम, ये सभी काम श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। और छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं जो कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब इसमें जो सत्य कथन है दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। क्या किया नोट? दिनांक लिखा हुआ है, स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, पहुंचने का समय लिखा हुआ है, स्टेशन छोड़ने का समय लिखा हुआ है, गांधीधाम से दूरी लिखी हुई है किलोमीटर में। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। क्या निष्कर्ष निकाले गए? अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। दूसरा लिखा है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तीसरा है, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और चौथा है, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, ए में लिखा हुआ है, जो सही है। कैसे निकालेंगे दूरी? ये जो 2649 लिखा हुआ है इसमें से 301 को घटा देंगे, हमें 2348 किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। ए सही लिखा हुआ है। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये भी सही है, क्योंकि अहमदाबाद से नागरकोइल पहुंचते हुए रेलगाड़ी को कितना समय लगा है? 40 घंटे 55 मिनट का समय ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। ये दिनांक दिया गया है और ये समय दिया गया है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि कितना समय लगा है। और जो औसत चाल है वह कितनी है? 57.4। कैसे निकालेंगे? जो ये समय है, समय से दूरी में भाग दे देंगे, हमें औसत चाल पता चल जाएगी। तो औसत चाल 57.4 किलोमीटर मिलेगी और इसमें लिखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सी और डी गलत हो गए, ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। लिखा है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? पहला है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। चौथा है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़ी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और चौथा है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो रेल टिकट से आपको जो जानकारी मिल सकती है वह बताना है। तो रेल टिकट से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, यानी कि जिस स्टेशन से आपने यात्रा शुरू की है और अंतिम स्टेशन जहां पर आपकी यात्रा खत्म होगी। बर्थ और कक्ष नंबर, किराया यानी कि आपका यात्रा का जो मूल्य है, टिकट का मूल्य है वह कितना है। दूरी भी लिखी होती है किलोमीटर में। पीएनआर नंबर लिखा होता है, यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है। और गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, यात्री की आयु और लिंग। इतनी जानकारी आपको मिलती है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। ए सही है, बी सही है, डी सही है, ई सही है। सी क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा है यात्रा करने वालों के नाम, तो नाम नहीं लिखे होते, आयु और लिंग लिखा होता है, तो इसीलिए ये गलत है। ए, बी, डी, ई
यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था फरवरी 2014 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कई बार ये रिपीट हो जाते हैं और कई बार घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।